Students, today we'll start with students T distribution. दो बार स्टूडेंट बोला मैं. सी हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है. हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट प्रॉब्लम से लेके हाइपोथेसिस क्या होता है. को प्रॉब्लम एक टी स्मॉल सैंपल टेस्ट है, यानी आपको लार्ज सैंपल टेस्ट सिलेबस से निकाल दिया है बहुत लोगों को, इसलिए मैं नहीं कवर कर रहा हूँ. कंप्यूटर्स और मैकेनिकल लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को तो है ही नहीं. बाकी कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीडियोस में कवर किया है व्हाट इज द लार्ज सैंपल टेस्ट. अगर सैंपल जो हम पॉपुलेशन से सैंपल जमा करते हैं वो मोर देन 30 है सैंपल का साइज, तो उसको लार्ज सैंपल बोलते हैं. और अगर सैंपल का साइज लेस देन 30 है तो उसको स्मॉल सैंपल बोलते हैं. तो उसके लिए लार्ज सैंपल टेस्ट जो है जेड टेस्ट वो नहीं हो सकता, एरर आएंगे. इसलिए डब्ल्यू.एस. गोसेट करके मैथमेटिशियन था, इसने ये ढूंढा है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. वो जहां काम करता था गोसेट, वो कंपनी में वहां पे रिसर्च पेपर अलाउ नहीं था पब्लिश करना खुद के नाम से. जैसे कॉलेजेस में हमारे जैसे लोग काम करते थे पहले, तो ट्यूशन लेना थ्योरेटिकली अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, जाने लात मार दिया नौकरी में. सो सम कॉलेजेस प्रोफेसर्स आर नॉट अलाउड टू टेक ट्यूशन. उसी प्रकार से वो जमाने में some institutions never allowed their members to publish paper, research paper उनके नाम से. इसलिए गोसेट ने एक निक नेम लिया स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट नाम से उसने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया. इसलिए उसको, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जेड नहीं था, टी था. हम लोग देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड फाइंड करते हैं ना, बराबर कि नहीं? क्या करते हैं? एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा, ऐसा करते कि नहीं? एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ऐसा करते कि नहीं? जेड, ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन था, जेड कर्व. उसी प्रकार से ये उसने टी डिस्ट्रीब्यूशन देखा. टी कर्व जेड जैसे होता है, और वो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टी, यानी गोसेट्स टी है खड़ा. लेकिन गोसेट को अलाउ नहीं था, स्टूडेंट ने एक नाम किया, इसलिए उसको स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या खाली टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. इसलिए गोसेट नाम फेमस नहीं हुआ है. कहां यूज होता है? इट इज यूज व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30. देखो अपना जेड का कैसे कर्व होता है, जेड का बेल शेप. हाँ, स्टूडेंट का लगभग वैसा ही कर्व होता है. जेड का है वो टी का है, लगभग वैसा ही होता है स्टूडेंट्स का कर्व भी. और स्टूडेंट का एज्यूम्पशन क्या है गोसेट का? जो वेरिएबल जेड यानी नॉर्मल प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं, ओबे करते हैं, उसी के लिए टी अलाउड है. जो नॉर्मल पॉपुलेशन उसी के लिए टी अलाउड है, बाकी के लिए नहीं है. तो जेड में जो एरर आते थे उसने टी में निकाल दिए फॉर स्मॉल सैंपल. अच्छे स्मॉल सैंपल के लिए एक मसीहा बन गया वो. कहां यूज होता है स्टूडेंट टी या टी डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30. लेस देन 30 सैंपल साइज को स्मॉल बोलते हैं. दूसरा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नॉट नोन. देखो ये सिग्मा हम यहां लिखते थे ना, पॉपुलेशन का, ये सिग्मा इज नॉट नोन. अगर ये सिग्मा मालूम नहीं है तो ओके. इस प्रकार से हमने बाद में देखा है जब मीन आता है तो सिग्मा अपॉन रूट एन आता है. जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन होता है. ये स्टैंडर्ड डिविएशन का एसडी है, तो एक सिग्मा बाय रूट एन ये स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का है, तो सिग्मा बाय रूट एन किसका रहता था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल रहता था. लेकिन अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन मालूम नहीं है, तो टी क्या बोलते हैं? टी कैसे करने का? जेड अभी भूल जाओ. टी इज एक्स बार माइनस म्यू. एक्स बार माइनस म्यू होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन दिस. लेकिन आपके सिलेबस में वो निकाल दिए लार्ज सैंपल टेस्ट. ये लार्ज सैंपल था, ये लार्ज सैंपल टेस्ट था. हाँ, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन. लेकिन अगर एन छोटा है और दूसरा ये सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम नहीं है, उसके बजाय हमें क्या मालूम है? सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है. तो टी का वैल्यू है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस बाय रूट एन माइनस 1. रूट एन नहीं, एन माइनस 1. वहां पे एस क्या है? एसडी ऑफ सैंपल है, पॉपुलेशन नहीं है. पॉपुलेशन का एसडी मालूम नहीं. तो व्हाट इज स्मॉल एस? सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल. फॉर्मूला मालूम है, रूट एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. अंडरस्टूड? तो आप फाइंड कर सकते हैं.
कभी कभी क्या होता है, ये इतना यूज नहीं होता, ये खाली अपना कुछ बुक कुंभोज का साहब के बुक में मिलेगा। ये कैपिटल एस है, ये उन्होंने दिया, मैं मेंशन कर रहा हूं, लेकिन इससे हमारा काम होता है, ये लगता नहीं। फिर भी अगर ये वर्ड आया अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ सैंपल डेविएशन सिग्मा, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, उसका अगर अनबायस्ड एस्टीमेट दिया है तो उसको कैपिटल एस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n के जगह n माइनस वन है। अगर यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ रूट में n होता है, लेकिन हम लोग ये यूज करने वाले नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोग यही यूज करने वाले, तो इसको आप ध्यान दो। तो व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो सैंपल के प्रॉपर्टीज होते हैं उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और जो पॉपुलेशन के उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये सिग्मा वगैरह, ये मीन वगैरह, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। और जो सैंपल के लिए फाइंड करते हैं टी, या ये हमारा एस, हाँ, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल का टी इज एक्स बार माइनस म्यू divided by small s upon root n minus 1, where small s is standard deviation of sample root summation x I minus x bar square by n। आपको ये अगर दिया रहेगा, नहीं तो आपको सैंपल दिया रहेगा x1, x2, x3, x4, उसके मदद से आपको फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, डिप्लोमा या 12 में सीखा है वो मेथड से। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में, दो टाइप के प्रॉब्लम है, वो तीन हो जाते हैं टाइप के, कैसे बताता हूं। पहला टाइप प्रॉब्लम होगा टेस्टिंग हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज म्यू, यानी हमारा सैंपल है पॉपुलेशन से ही आया है, तो हमारा मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम होगा। तो टेस्टिंग उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन म्यू हुई है, यानी सैंपल वो पॉपुलेशन से आया है, ये है। अब दूसरा टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स, ओके, अगर दो सैंपल है तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन मीन्स है, या कुछ टेस्ट कोचिंग देने के पहले और बाद में का रिजल्ट है, तो वो डिफरेंस बिटवीन मीन्स, या लस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अभी टीका देने के पहले और बाद में का रिजल्ट है, उस प्रकार से। सैंपल्स आर डिपेंडेंट, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम है, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। सैंपल्स आर डिपेंडेंट मतलब एक ही सैंपल पे टेस्ट किया है, एक ही ग्रुप को पहले कोचिंग दिया है, उसी ग्रुप को कोचिंग नहीं दिया और एग्जाम को बिठाया, कोचिंग दे के एग्जाम को बिठाया। और इंडिपेंडेंट का मतलब दो अलग अलग ग्रुप पे टेस्ट किया है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, वो हम बाद में देखेंगे। फ्रॉम टेबल वी टेक इट, अब हमें टी तो फाइंड किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस बी अपॉन एस बाय रूट एन माइनस वन, ये हमने टी फाइंड किया। अब आपको बोलेंगे हाइपोथेसिस चेक करो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपको स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन एक पेज मैंने जरा सेंड किया आपको उसका फोटो, उससे आप 5% लेवल को टी जैसे जेड देखते थे उस वैसा नहीं, यार ढूंढा ढूंढी नहीं है, या डायरेक्ट वैल्यू लेगा कि 5% की कॉलम में देखने का कि टी के वैल्यू कितने, उसको टी अल्फा बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। और वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जनरली एन अगर पॉपुलेशन है, सैंपल पॉपुलेशन नहीं बोल सकता, सैंपल का साइज एन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन होता है। तो एट डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम फाइव करके बुलाते हैं, 5 लेटर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, जो 5 है वो जनरली n माइनस वन होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ भी दिया रहेगा, नहीं दिया तो 5% फेमस है, हमको वैल्यू ऑफ टी मिलती है, उसको टी अल्फा बोलते हैं। अगर टी की वैल्यू टी अल्फा से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, नल हाइपोथेसिस HO, नल जीरो म्हणजे नल, और नहीं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस H एक्सेप्ट होगा। अंडरस्टूड, इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो टेबल आपको मैंने भेजा है, अंडरस्टूड, मैं आपको जस्ट उसका रिकॉर्डिंग यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा इसके जैसा ही है जेड। यहाँ पे 5 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, अगर हमारे पास 6 लोग हैं सैम्पल साइज तो 6 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, और अगर आप 5% देन 0.05 ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो टी अल्फा का वैल्यू 2.571। अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा, यानी हमारा सैंपल का साइज अगर 21 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 होगा, और एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
और हम 20 का टेबल यहाँ देखेंगे तो 2 पॉइंट ये ऐसा टी का वैल्यू हमें मिलेगा 5% के लिए। ओके, ऐसा हम टेबल वहाँ पे हमें देखना होता है। ओके, प्लीज़ कॉपी दिस, आपको बराबर समझ में आएगा मैंने सॉल्व द प्रॉब्लम। Now students, the problems are very lengthy, पढ़ने में टाइम जाता है, सॉल्व करने में चुटकी में होता है। Let us go through the problem। मैंने कॉपी किया आपके लिए, no way out for me। A soap manufacturing company, हिंदुस्तान लीवर है, कोई भी कंपनी है, was distributing संतूर, मैंने जानबूझ के नेम लिए, to large retail shops। तो हिंदुस्तान लीवर का शायद प्रोडक्ट है, आई डोंट रिमेम्बर, पर संतूर सोप वो बहुत सारे रिटेल शॉप में बेचने के लिए दे रहे हैं। बिफोर हेवी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने नहीं किया था, तब उसका सेल क्या था, बाद में किए। सो बिफोर हेवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन मीन सेल्स, द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप, पर वीक पर, ये तो होगा ही उसमें जो पर वीक पर शॉप पर डे जो आपको उससे पता नहीं है, पर वीक और पर शॉप है। एक शॉप का एक वीक का सेल था 140 डजन। बाप रे, इतना मालूम नहीं होता है क्या, देख लेते। तो हेवी कैंपेन एडवर्टाइज के पहले उसका ये एवरेज सेल्स था, इसको म्यू बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन, क्योंकि वो कहां से आया, हजारों शॉप का एवरेज है। आफ्टर कैंपेन, हेवी कैंपेन, टीवी पे सुंदर सुंदर लड़के, सुंदर सुंदर लड़की बेच के कैंपेन किया, संतूर है, बड़ी बड़ी औरत जा रही है, उसको लड़का पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, कम लगती है, उतने में लड़का छोटा आता है, मम्मी मम्मी चिल्लाता है, अरे आप तो माँ बनी है, मतलब शादी के लिए, शादी नहीं हुई आपकी, ऐसा कुछ वो एडवर्टाइजमेंट होता। मैं भी लगाता था कभी संतूर, ठीक है, एडवर्टाइज देख के, यू मस्ट हैव यूज्ड। तो आफ्टर कैंपेन उनका ये सेल्स था 140 डजन, और हेवी कैंपेन किया, तो उसका इफेक्ट कैसे जचेंगे, वो सबको फोन नहीं कर रहे, वो सैंपलिंग किया, उन्हें 26 शॉप्स का सैंपल लिया, 26 शॉप, यानी सैंपल का साइज 26 है, एन 26 है, ये लेस देन 30 है, मतलब ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है। 26 शॉप्स का उन्होंने सैंपल लिया, तो टेक एंड मीन सेल, उसका मीन सेल था 1। अभी इंडिया में कितने से होंगे यार शॉप्स, हजारों, वैसे भी सैकड़ों शॉप है, तो पूरे इंडिया में तो लाखों होंगे। उन्होंने खाली 26 शॉप का सैंपल लिया और उसका मीन सेल 147 है। ठीक है, बढ़ तो गया है 140 का 147, कुछ मत हो जा, 147 डजन संतूर बिका है, विद स्टैंडर्ड डिविएशन 16। ये भी मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या उसका, फाइंड कर सकते। कैन यू कंसीडर दैट एडवर्टाइजमेंट टू बी इफेक्टिव, कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट टू बी इफेक्टिव। तो हम ये एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो गया का, ये लाखों रुपया खर्चा किया मॉडल के ऊपर, वो कैंपेन के ऊपर, ये उसका फायदा हुआ है कि नहीं, वो देखना है। ये खाली नंबर बड़ा ऐसा मत देखो। तो हमें क्या एज्यूम करना है कि यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन की मीन 140 है, म्यू पॉपुलेशन का मीन है 140, और हमारा सैंपल का मीन है 147। अंडरस्टूड। और इससे हमें टी फाइंड करना है, वो है x बार माइनस पी डिवाइड बाय एस बाय रूट n माइनस 1। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। x बार यानी सैंपल का मीन 147 है, म्यू यानी पॉपुलेशन का मीन 140 है, उन्होंने पहले दिया है वो s माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, उन्होंने दिया है 16, ये 16 है, ये 147 है, ये 140 है, और ये n है 26 है, तो 26 माइनस 1 यानी 25। ये टी फाइंड करना है। बाद में मैं इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। बाद में हमें क्रिटिकल वैल्यू अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा एट 5%, क्या है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उन्होंने प्रॉब्लम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना मांगता था, लेकिन वो देते नहीं, तो हमको एज्यूम करना है सर कौन सा करूं, 10%। अरे बाबा एज अ कॉम्प्रोमाइज 5% न कम है न ज्यादा, ज्यादा गड़बड़ नहीं है,
तो आपको एज्यूम करना है, नहीं दिया तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर उन्होंने दिया है एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो 10%। तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो अपना 5 है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा n माइनस 1 इन 26 माइनस 1 यानी 25। तो एट 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको टी अल्फा यानी टी का वैल्यू फाइंड करना है। मैं बुक से फटाफट करता हूँ टी अल्फा। देखिए यहाँ पे एट टी अल्फा फाइंड करता हूँ एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 के रोज में मैं देखूंगा 5% में टी अल्फा 2.060 है। टी अल्फा का वैल्यू क्या है? टी अल्फा 2.06 है। अब कंक्लूजन कैसा निकालने का है कि ये जो टी का वैल्यू है ये टी अल्फा से छोटा रहेगा। अगर टी का वैल्यू टी अल्फा से छोटा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का। नल हाइपोथेसिस होता है म्यू इज 140, पॉपुलेशन मीन 140, और ये है नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट क्या होगा? पॉपुलेशन मीन इज नॉट 140। अगर टी अल्फा का वैल्यू से टी का वैल्यू छोटा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? पॉपुलेशन मीन 140 है, यानी सैंपल पॉपुलेशन से ही आए हैं, यानी सैंपल मीन भी 140 है, यानी ये सैंपल जो है ये इस पॉपुलेशन से आया है, यानी आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का इफेक्ट हुआ नहीं है। फिर एक बार देखो, नल हाइपोथेसिस म्यू 140 है, या एक्सेप्ट करना, यानी आपका जो टी आया और ये टी अल्फा से छोटा है, इसलिए आपका टी जो आया वो ऐसा सजेस्ट करता है एडवर्टाइजमेंट का फायदा हुआ नहीं। और म्यू इज नॉट 140, पॉपुलेशन मीन 140 नहीं है, ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये सैंपल में जो चेंज आया है वो सिग्निफिकेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट हुआ है। अंडरस्टूड? अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बराबर से लिखेंगे 5-6 स्टेप में, वो आपको मैंने बताता हूं। Now students, what I told you just now will put in form of a problem solution. So how to solve the problem? You have to construct two hypotheses in such problem. One is called the null hypothesis HO, other is called alternate hypothesis HA. दोनों में से एक ही ट्रू होगा, एक तो नल या अल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस आपको लिखना है कि पॉपुलेशन मीन जो दिया है वो 140, यानी वहां दिया है सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी was distributing संतूर to large retail shop before heavy advertisement, mean sales per week, mean यानी एवरेज mean sales 140 डजन है। तो ये जो सेल है किसका सेल है? ये पॉपुलेशन का मीन है, तो म्यू इक्वल टू 140 ये नल हाइपोथेसिस है। ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब जो सैंपल से आप फाइंड कर रहे टी, सैंपल का मीन जो एज्यूम कर रहे उन्होंने दिया वो इसी पॉपुलेशन से आया है। इसका मतलब है ये पॉपुलेशन जिसका मीन से 140 था, उसी पॉपुलेशन से अगर हमारा सैंपल आया है तो हमारा सैंपल कुछ बदला हुआ नहीं है। अगर ये रिजेक्ट हो गया, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 140 आया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस से एक्सेप्ट होगा। उसका मतलब है कि जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन है वो एक जैसा नहीं है। मतलब ये सैंपल वो मीन से नहीं आया है जिसका मीन वो सॉरी, ये सैंपल मीन 140 नहीं है, वो सैंपल मीन वो पॉपुलेशन का नहीं है जिसका मीन 140 है, यानी पॉपुलेशन मीन 140 नहीं है, मतलब हमारा सैंपल 140 मीन वाले पॉपुलेशन से नहीं आया है, अलग पॉपुलेशन से आया है। इसका मतलब वो पॉपुलेशन क्यों बदला? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट आया। कोचिंग क्लास ने बच्चे पढ़ाने के बाद मार्क्स लिए तो कोचिंग क्लास का इफेक्ट आया। सर लस देने के बाद अगर आपको कोई रिजल्ट आया तो वो उस वैक्सीनेशन का रिजल्ट आया, उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट नहीं आया तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, आया तो अल्टरनेट। समझे? तो अब पहले दो हाइपोथेसिस करने का, हमेशा नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन 140, अल्टरनेट नॉट 140। कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब आप सैंपल का जो फाइंड करोगे टी, उसको बोलते हैं। व्हाट इज टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू
डिवाइडेड बाय एस अपॉन रूट एन मायनस वन. पण यहाँ पे कौन है एक्स बार म्हणजे कोण आहे सैंपल मीन. बोलो रे सैंपल का मीन क्या है जरा बोलो. सैंपल का मीन क्या है. सैंपल जो लिया 26 का सैंपल उसका मीन है 147. 147 है. म्यू म्हणजे कोण आहे पॉप्युलेशन का मीन. बिफोर कैंपेन जो बड़ा पॉपुलेशन था पूरा ऑल इंडिया संतुल का वो क्या था मीन 140 डजन था. वो है 140. एन को डरे सैंपल साइज. सैंपल का साइज है एन कितना है रे 26. तो यहाँ पे हमें टी फाइंड करना पड़ेगा. थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा ये बाद में लिखता हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो हमारा टी होगा एक्स बार 147 माइनस म्यू 140 डिवाइडेड बाय एस. सैंपल का एस डी मैंने लिखा. एस यानी सैंपल का एस डी. सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन देना पड़ेगा. विथ स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन 16 है. 16 है तो ये हो जाएगा 16 अपॉन रूट एन यानी 26 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 147 अपॉन 16 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5 बराबर ना. 26 माइनस 1 25 का रूट 5. ये हो जाएगा 7 इंटू 5 अपॉन 16. बच्चों मैं कैलसी से करूंगा तो बेटर होगा. तो मेरा कैलसी यहाँ पे है. आई विल यूज दैट कैलसी. सो ये टी का वैल्यू आना जरूरी है हमारे लिए. 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 2.1875. 2.1875. ओके ये टी का वैल्यू है. अंडरस्टूड. तो हमारा यहाँ क्रिटिकल वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा हमारा थर्ड पॉइंट होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा हम लोग लेंगे 5%. फोर्थ वैल्यू हमारा होगा क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू यानी हमारे टी अल्फा लेना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फा के कब ले देंगे फ्रॉम टेबल एट 5%. ये हमने एज्यूम किया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%. ये आपको डिफाइन करना है क्या लिया. अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया है प्रॉब्लम में नहीं दिया है आपको डिफाइन करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. या आप 5% लेने का नहीं दिया तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ये 5% हम मन से दिया. ओके जनरली 5% लेने का नहीं दिया तो थंब रूल. और क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फा क्या करने का एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को न्यू या 5 बोलते हैं. 5 इज n माइनस 1 यानी 26 माइनस 1 यानी 25. ये आपको टी अल्फा लेना है. तो टी अल्फा कितना है ये हमको टेबल से पता चलेगा. ओके तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे है और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 25. 5 यहाँ पे 25 देखूंगा और यहाँ पे ये 5% देखूंगा तो 2.060 है. टी अल्फा 2.060 है टी अल्फा. अब हमें डिसीजन बच्चों लेना है. डिसीजन मैं यहाँ लिखता हूँ. ओके लास्ट कंसेप्ट है फिफ्थ डिसीजन. डिसीजन के लिए हमें देखना है टी अल्फा प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है उसका मॉड ये लेस देन टी है या मोर देन टी है. हमारा टी है 2.18 तो हमारा टी है ये टी अल्फा से बड़ा है. तो हमारा टी इज ग्रेट मॉड टी बोलो उसको क्योंकि वो निगेटिव भी आ सकती है वैल्यू कभी क्योंकि कभी कभी सेल कम भी जा सकते हैं. एडवर्टाइज देख के लोग गुस्सा हो गए सेल कम हो गया. तो टी जो है हमारा टी उसको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होने दो उसका मॉड जो है वो 2.1 है. ये बड़ा है टी अल्फा से. टी अल्फा 2.06 है 2.18 है तो हमारा मॉड टी इज मोर देन टी अल्फा. समझ में आएगा आपको टी अल्फा से बड़ा है मतलब हमारा रिजेक्शन एरिया में चला गया है. अजम्पशन रिजेक्शन एरिया क्योंकि हमारा टी ये टी अल्फा के बाहर चला गया है. इसका मतलब नल hypothesis is rejected. HO is rejected
and alternate hypothesis HA is accepted. अब अल्टरनेट का मतलब है कि म्यू इज नॉट 140, यानी पॉपुलेशन मीन 140 नहीं है, यानी ये जो हमारे सैंपल आए ये 140 वाले पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते। और वो ये पॉपुलेशन कौन था? ये संतूर का सेल एडवर्टाइजमेंट के पहले वाला था, तो हमारा सैंपल उसका नहीं है, समझे कि हमारा सेल वो नहीं डिनोट करता, वो पॉपुलेशन नहीं आया है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बाद का पॉपुलेशन का है, यानी वो पॉपुलेशन अलग है, वो सेल ज्यादा है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या है? कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट 250? यस, वी कैन कंसीडर दैट advertisement is effective and sales has increased. बराबर, sales has increased after advertisement. Sorry for handwriting, बहुत लिखना मतलब कंटाल आता है। सेल्स इंप्रूव हो गया, ये हमारा कंक्लूजन। समझ में आया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, लोग करते कंक्लूड नहीं कर सकते। अरे बाबा, नल हाइपोथेसिस क्यों रिजेक्ट हो गया? हमारा जो टी आया वो है 2.1875 टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब वो डेटा लेके सैंपल का, और हमारा टी अल्फा क्या है? क्रिटिकल 2.06, तो हमारा जो कैलकुलेटेड टी है वो अल्फा से बड़ा है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, यानी म्यू 140 नहीं है मतलब जिस पॉपुलेशन का मीन 140 है उसका ये सैंपल नहीं है, ये इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टूड? एक्सरसाइज so there are the 5 steps। पहला है नल हाइपोथेसिस, अल्टर हाइपोथेसिस। नल में आप पॉपुलेशन म्यू लिखने का, अल्टरनेट में नॉट इक्वल टू लिखने का, टेस्ट स्टैटिस्टिक है बाद में। सेकंड स्टेप टी फाइंड करने का आपको। थर्ड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो रूटीन है 5% लेते हैं, एंड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 आपको क्या करना है? टी अल्फा फाइंड करना है। बाद में टी अल्फा की वैल्यू ये फिक्स टेबल वैल्यू है, हमारा कैलकुलेटेड टी है, वो अगर टी अल्फा से छोटा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, नहीं तो अल्टरनेट। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की मजा बताता हूं आपको। सपोज आपको 3 नंबर दिए x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों के सम 100 चाहिए, तो बोलो x y z कितने होंगे? ठीक है, मैंने x बोला, सर x को 10 लेता हूँ, y को 40 लेता हूँ, z को 30 लेता हूँ, तो चलेगा क्या? सर सम कितना है? 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 50 प्लस 80 होता है। हाँ, यानी आप 3 नंबर की सम जब 100 बोलिए तो आपके हाथ में खाली 2 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, 10 और 40। ये z को आपको 50 लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो सम होगी नहीं। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल है n, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 2 ही है, आप 2 ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, x और y, तीसरा आपके हाथ में नहीं है। सर मैं दूसरी लेता हूँ, सर मैं x को 20 लेता हूँ और y को 50 लेता हूँ। आप देखते हो, अरे गधे, जब x 20 और y 50 होगा तो टोटल सम होगा 70, तो z 30 ही लेना पड़ेगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही बचता है। n वैल्यू अगर आपके पास है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, क्योंकि लास्ट का वैल्यू आपको फ्री नहीं है आप चूज करने का, तो आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ता है, आपके हाथ में नहीं। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज n-1। ओके, प्लीज कॉपी।